हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह देखा था कि किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने आई थी और वे किस तरह से अपनी व्यापारिक गतिविधियों को संचालित कर रही थी। आज के वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार करते करते अपनी राजनीतिक सत्ता बंगाल में स्थापित कर ली और यह संभव हुआ था बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर की वजह से। भारत के इतिहास में कुछ ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं जिसने भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित किया है। मिडिवल पीरियड में अगर हम देखें तो 12वीं शताब्दी में दो लड़ाइयाँ तराई के मैदान में लड़ी गई थी जिसने भारत का राजनीतिक भविष्य तय किया और भारत में गुलाम वंश का शासन स्थापित हुआ। और यह पहला अवसर था जबकि भारत में मुस्लिम शासन स्थापित हुआ था। उसके बाद 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हराया और उसके दूसरे ही वर्ष 1527 में खनवा की लड़ाई में बाबर ने राजपूताना के प्रमुख शासक राणा सांगा को हराया था। और फिर 30 वर्ष के अंतराल के बाद 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया था। और इन तीन लड़ाइयों का परिणाम यह हुआ था कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। आधुनिक भारत के इतिहास को अगर हम देखें तो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध इसी कैटेगरी में आता है, इसी श्रेणी में आता है, जिसने भारत का राजनीतिक भविष्य तय किया। और भारत में एक व्यापारिक संस्था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन 18वीं सदी में जब भारत में ब्रिटिशर्स ने अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की तो यह पहले के भारत के आक्रमणकारियों के द्वारा जो राजनीतिक सत्ता स्थापित की गई थी उससे भिन्न था। भारत में मध्यकाल में चाहे वो दिल्ली सल्तनत का काल रहा हो या मुगल काल रहा हो, जब भी राजनीतिक सत्ता स्थापित की गई तो जो भारत में आक्रमणकारी आए थे उन्होंने भारत को ही अपना घर बना लिया था। आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी तो उन्होंने अपने आप को भारत से आइडेंटिफाई नहीं किया और वे परपिचुअल फॉरेनर रहे, अर्थात विदेशी रहे। उन्होंने भारत का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पूरी तरह से किया ताकि उनका मातृ देश ब्रिटेन को उसका लाभ मिले। बहरहाल चलिए अब हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि किस परिस्थिति में भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के और बक्सर की लड़ाइयाँ लड़ी और जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता बंगाल में स्थापित की। और उसके बाद धीरे धीरे भारत के अन्य प्रदेशों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चलिए हम लोग पहले तो यह जानें कि वो कौन सी परिस्थिति थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अवसर प्रदान किया कि वे अपनी राजनीतिक सत्ता बंगाल में स्थापित करें। और यह भी जानेंगे कि वह किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की। चलिए हम लोग इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पूर्व मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अपना कमेंट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। चलिए हम लोग वीडियो को जारी रखते हैं। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपना व्यापार कार्य चला रही थी तो 17वीं सेंचुरी के 8वें दशक में अर्थात 1680 के दशक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी जागृत हो चुकी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यह चाहती थी कि वह अपने व्यापार कार्य को सुचारू रूप से और प्रभावी तरीके से चलाने के लिए उसे भारत में अपना राजनीतिक अस्तित्व स्थापित करना चाहिए। यह वह बंगाल में करना चाहती थी। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी व्यापारिक गतिविधियां बॉम्बे और मद्रास से भी चला रही थी, लेकिन वह बंगाल से ही
अपना राजनीतिक सफर शुरू करना चाहती थी। इसके कारण थे। पहला कारण तो यह था कि बंगाल 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में काफी समृद्ध सूबा था और यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने 60% उत्पादों को ब्रिटेन निर्यात करती थी। दूसरा कारण यह था कि बंगाल में अपेक्षाकृत राजनीतिक स्थिरता थी, जबकि अन्य जगहों में खास करके मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की तरफ राजनीतिक अस्थिरता थी। मराठों और मुगलों का युद्ध चल रहा था और जबकि दक्षिण भारत में मालाबार में समुद्री डाकू ने पास बिछा रखा था। तो इस माहौल में वहां पर व्यापारिक गतिविधियां चलाना आसान नहीं था। और इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक सामरिक महत्व का भी क्षेत्र था, क्योंकि बंगाल न केवल, जैसा कि औरंगजेब ने डिस्क्राइब किया था कि यह पैराडाइज ऑफ द नेशन है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से यह काफी समृद्ध था। इसका सामरिक महत्व भी था। ईस्ट इंडिया कंपनी यह चाहती थी कि चट्टगांव के ऊपर उसका अधिकार हो और ताकि वहाँ वह किलेबंदी कर सके और इसकी वजह से वह बंगाल के चारों ओर अपना प्रभाव स्थापित कर सकती थी और साथ ही साथ बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग होने को प्रेरित कर सकती थी और यहाँ से वह बर्मा तक पहुँच सकती थी। अगर उसका प्रभाव बंगाल में स्थापित हो जाता तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यह लगता था कि पूरे बंगाल की खाड़ी में उसका प्रभुत्व स्थापित हो जाता और इसी वजह से राजनीतिक उद्देश्य था उसको प्राप्त करने के लिए 1686 से 1690 के बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुगलों के साथ युद्ध हुआ। हालांकि इस युद्ध में अंततः विजय मुगलों को मिली, लेकिन यह स्पष्ट हो गया था कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी रखती थी ताकि उसका व्यापार कार्य काफी अच्छे से प्रभावी तरीके से न केवल आगे बढ़े बल्कि उसका विस्तार हो। तो हम लोग यह देखेंगे कि किस प्रकार से वह कौन सी परिस्थिति थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अवसर प्रदान किया कि वह बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित करे। बंगाल का जो पॉलिटिकल वाटर्स था वो काफी अलीवर्दी खान की मौत के बाद पॉलिटिकल वाटर्स बंगाल का काफी ट्रबल्ड था, काफी वहां पर, और जिसने कि अंग्रेजों को यह अवसर दिया कि वे अपनी राजनीतिक जो उनके उद्देश्य थे उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनाया गया। सिराजुद्दौला अपने बचपन से ही काफी लाड़ प्यार में पला बढ़ा था, इसलिए वह एक तरह से बिगड़ा हुआ बच्चा था। उसे यह पता नहीं था कि बड़े बुजुर्ग से किस तरह से व्यवहार किया जाता है। नतीजा यह था कि नवाब के रूप में उसने न केवल अपने बुजुर्गों को बल्कि अपने नीचे वालों को भी अपने मनमाना व्यवहार और क्रूरता से नाराज कर दिया था। जिस समय वह बंगाल का नवाब बना उस समय वहाँ बंगाल की आंतरिक राजनीतिक स्थिति उथल पुथल से भरी पड़ी थी। बंगाल राजनीतिक रूप से कई फैक्शंस में बटा हुआ था। एक फैक्शन आर्मी का था और दूसरा फैक्शन नाराज जनता का था। सिराजुद्दौला के इस चरित्र की वजह से ही बहुत से यूरोपियन जो सिराजुद्दौला को नापसंद करते थे उन्होंने उसका चित्रण बहुत ही गलत तरीके या निगेटिव तरीके से किया है। यह सही है कि उसके कुछ कदम सही नहीं थे, लेकिन फिर भी वह उतना बुरा नहीं था जितना कि उसे बुरा बताया गया है। He was more sinned against than sinning। यह उसके लिए ही यह कहावत लागू होती है। जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना उस वक्त उसके प्रतिद्वंदी भी उभर कर सामने आ गए जो कि बंगाल के नवाब के ऊपर अपना दावा ठोक रहे थे। इनमें शौकत जंग पूर्णिया का और ढाका की घसीटी बेगम भी सम्मिलित थी। शौकत जंग को सिराजुद्दौला ने मणिहारी की लड़ाई में 16 अक्टूबर 1756 को पराजित कर दिया, जबकि घसीटी बेगम इसके पूर्व ही सिराजुद्दौला के महल में लाई जा चुकी थी। शौकत जंग की हिंसक प्रवृत्ति और उसका जो रूट कैरेक्टर था उसके बारे में करम अली ने
अपनी पुस्तक मुजफ्फरनामा में बहुत कुछ लिखा है। इसी प्रकार से गुलाम हुसैन ने भी अपनी किताब शेर उल मुतखरे में शौकत जंग के चरित्र का वर्णन किया है। अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के अलावा जो महत्वपूर्ण चुनौती सिराजुद्दौला के सामने थी वह थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल डिजाइन्स को किस तरह से वह टैकल करे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह पूर्वानुमान लगाया था कि यूरोप में एक राउंड फिर से अंग्रेजी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संघर्ष का दौर शुरू हो सकता है, जिसका भारत में भी प्रभाव पड़ सकता है। उसी को ध्यान में रख करके अंग्रेजों ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए फोर्ट विलियम के आसपास किलेबंदी शुरू कर दी थी और हथियारों को किले के दीवारों पर लगाना शुरू कर दिया था। इससे सिराजुद्दौला नाराज हुआ। सिराजुद्दौला इस बात से भी नाराज था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अप्रत्यक्ष रूप से सिटी बेगम के दावे का समर्थन कर रही थी और साथ ही साथ जो राजनीतिक अफेंडर्स थे या पॉलिटिकल अफेंडर्स थे उनको अपने यहाँ राजनीतिक शरण दे रही थी। इनमें कृष्णदास जो कि राजबल्लभ का पुत्र था, राजबल्लभ को सिराजुद्दौला ने गबन के आरोप में गिरफ्तार कर रखा था। इसी प्रकार से सिराजुद्दौला ने बार बार अंग्रेजों से यह अनुरोध किया था कि वे अपने नेफेरियस प्रोजेक्ट्स जो उनके चल रहे हैं उनको बंद करें, लेकिन अंग्रेजों ने इसका हमेशा टालमटोल से ही उत्तर दिया था। जब अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के अनुरोध का कोई उचित उत्तर नहीं दिया तो अंत में सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करी और 24 मई 1756 को कासिम बाजार के ऊपर अधिकार कर लिया और इसके तुरंत बाद 19 जून 1756 को फोर्ट विलियम के ऊपर भी कब्जा कर लिया। फोर्ट विलियम का गवर्नर रोजर ड्रेक और अन्य महत्वपूर्ण जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नागरिक थे वे सभी पिछले द्वार से हुगली नदी से भागने में कामयाब रहे। तो अब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को मानिकचंद के हवाले किया और स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गया। कलकत्ता का फिर से नामकरण अलीनगर कर दिया गया। अंग्रेजों को फाल्टा में शरण लेनी पड़ी। इसी के बाद ब्लैक होल ट्रेजेडी का प्रकरण सामने आता है। यह कहा जाता है कि 146 अंग्रेज बंदी जिसमें स्त्री और बच्चे भी सम्मिलित थे उनको एक 18 फीट लंबे और 14 फीट 10 इंच चौड़े जेल में बंद किया गया था। इन 146 बंदियों में से केवल 23 बंदी अगले दिन जीवित पाए गए। शेष 143 लोग घुटन की वजह से मर गए थे। इसका जिक्र हॉलवेल करता है। हालांकि इसका वर्णन किसी अन्य कंटेम्प्रेरी राइटर्स के द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए इस पर पूरी तरह से विश्वास करना संभव नहीं है। इसी को ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से इतिहास में जाना जाता है। बहरहाल जब अंग्रेज फाल्टा द्वीप में शरण ले चुके थे तब मद्रास से एक नौसेना का बेड़ा एडमिरल वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल पहुंचा और फाल्टा पहुंचने के बाद वे लोग कलकत्ते की ओर आगे बढ़े और वहां पर मानिकचंद को जो कि कलकत्ता का इंचार्ज था सिराजुद्दौला की ओर से उसे पराजित किया और अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को की गई। इस संधि ने 1717 में जो मुगल सम्राट ने अधिकार और विशेषाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे उसे फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना स्वीकार किया गया। सिराजुद्दौला ने यह भी स्वीकार किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार है कि कलकत्ते का वह किलेबंदी कर सकती है। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 23 मार्च 1757 को फ्रांसीसी कब्जे वाले चंद्रनगर के ऊपर भी अधिकार कर लिया। इसके पश्चात जब सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में शुरू हुआ और इसका रिफ्लेक्शन भारत में भी हुआ, तब अंग्रेज और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी किलेबंदी बंगाल में भी शुरू कर दी।
नवाब ने दोनों को ही आदेश दिया कि वे अपने किलेबंदी के कार्य को बंद करें। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो यह कार्य बंद कर दिया, परंतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्टिफिकेशन का कार्य जारी रखा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह लग रहा था कि फ्रांसीसी सैनिक पांडिचेरी से आकर के बंगाल के नवाब के साथ मिल सकते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे परेशानी हो सकती थी। इसीलिए कंपनी चाहती थी कि सिराजुद्दौला को नवाब के वध से अपदस्थ किया जाए, हटाया जाए, और इसीलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचना शुरू किया जिसका नेतृत्व बंगाल के नवाब की सेना का पूर्व सेनापति मिर्जाफर कर रहा था। और इसमें यहाँ पर यह पॉइंट आउट करना आवश्यक है कि सिराजुद्दौला ने जब वह नवाब बना था तो उसने मिर्जाफर को सेनापति के पद से हटा करके मीर मदन को बंगाल आर्मी का सेनापति बनाया था। इस षड्यंत्र में जगत सेठ फतेह चंद भी सम्मिलित हुआ। पूरी कॉन्स्पिरेसी का सूत्रधार मुर्शिदाबाद में विलियम वाट्स था, जो कि अंग्रेज फैक्ट्री का कासिम बाजार में प्रमुख था। इस तरह से इस षड्यंत्र के कारण यह स्पष्ट हो गया था कि प्लासी की लड़ाई के पूर्व ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह लड़ाई जीत ली थी। और जब एक्चुअल फाइट 23 जून 1757 को हुई, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही आराम से सिराजुद्दौला की सेना को परास्त कर दिया था। प्लासी की लड़ाई ने इस बात को उजागर कर दिया था कि भारतीय कितने कमजोर थे। इस लड़ाई के बाद समृद्धशाली क्षेत्र बंगाल पूरी तरह से विदेशी नियंत्रण में आ गया था। इस लड़ाई ने अचानक से अंग्रेजों और भारतीयों के बीच जो संबंध थे उसमें परिवर्तन ला दिया था। अंग्रेज अब लेने वाले की भूमिका में प्रार्थी के रूप में नहीं थे, बल्कि अब वे देने वाले की भूमिका में आ गए थे, अर्थात वे अब डिस्पेंसर ऑफ बून्स हो गए थे। क्लाइव ने अपनी अर्थात अंग्रेजों की पोजीशन को पहली बार तब असर्ट किया था जब उसने बंगाल के नवाब के साथ पत्राचार में इस तथ्य को रेखांकित किया था। अब उनकी स्थिति मांगने वालों की नहीं है, बल्कि अब वे एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे थे। इस जीत ने अंग्रेजों को एरोगेंट अहंकारी बना दिया था और साथ ही साथ कभी कभी क्रूरता भी उनके द्वारा की जाने लगी थी। इस लड़ाई ने इसलिए कहा जा सकता है कि अंग्रेजों का जो सही चित्रण था वह सामने लेकर के आया। वे अब एक विजयी नस्ल के लोग होते हैं उस तरह से व्यवहार करने लगे थे। इसके अतिरिक्त प्लासी की लड़ाई के बाद राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो वहां पर एक खालीपन आ गया था। बंगाल एक ऐसा जीता हुआ प्रदेश बन गया था जहां की कोई उसका मालिक नहीं था, अर्थात पूरी तरह से अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी। नवाब के पास कोई शक्ति नहीं थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी दूर रहकर काफी दूर थी और वैसे भी यह एक व्यावसायिक संस्था थी और इसके पास किसी भी तरह का राजनीतिक या प्रशासनिक अनुभव नहीं था। ब्रिटेन की सरकार इन सभी डेवलपमेंट से अनभिज्ञ थी। उसे यह नहीं मालूम था कि भारत में क्या राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है और कैसे बदल रहा है। नतीजा यह हुआ कि भारत की राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार कंपनी के कुछ अधिकारियों का हो गया था, जिनके ऊपर किसी भी तरह का नियंत्रण किसी का नहीं था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क और व्यापारी अचानक से राज्य के अधिकारी की तरह व्यवहार कर रहे थे, जिनके पास अचानक से असीमित शक्ति आ गई थी। क्योंकि ये सभी कर्मचारी अभी भी कंपनी के वेतन भोगी कर्मचारी ही थे और उनका वेतन कम था, इसलिए उन लोगों को निजी व्यापार करने की छूट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दे रखी थी। लेकिन इस परिवर्तित माहौल में उन्होंने अपनी पावर का दुरुपयोग शुरू किया और अपने जो भी भारतीय प्रतिद्वंदी व्यापार में थे उनको व्यापार से दूर रखने का प्रयास करने लगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ये व्यापारी कस्टम ड्यूटी या ट्रांजिट ड्यूटी देने से इनकार करने लगे। इतना ही नहीं, वे अपने दस्तक जो उनको प्रिविलेज मिला हुआ था
फ्री ट्रेड करने का, उसको भी बेचना उन्होंने शुरू किया और इसके लिए मोटी रकम वसूलने लगे। उन्होंने जो भारतीय व्यापारी थे उनको वैसी वस्तुएं बेचने से मना किया जो कि वे स्वयं बेच रहे थे। भारतीय व्यापारियों को के ऊपर वे दबाव डाल रहे थे कि वे अपनी वस्तुओं को ऊंचे दामों में बेचें, और जबकि वे जो वस्तुएं बेच रहे थे वे सस्ते दामों में बेच रहे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय व्यापारी को काफी नुकसान हुआ। एक तरह से देखा जाए तो बंगाल के आंतरिक व्यापार पर भी कंपनी के नौकरों का एकाधिकार स्थापित हो गया था। तो भारतीय व्यापारियों के लिए प्लासी की लड़ाई एक अच्छी खबर नहीं थी। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब नहीं रहा और इसके स्थान पर मिर्जाफर, जिसे कि क्लाइव और जयकाल भी कहा जाता था, उसे नवाब बनाया गया। और इसके बदले मिर्जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी दी। हालांकि 24 परगना के लैंडलॉर्ड्स और किसान ने इसका विरोध किया था। इसके अतिरिक्त मिर्जाफर ने यह भी स्वीकार किया कि वह 2 करोड़ 20 लाख सिक्का किस्तों में अंग्रेजों को कंपनसेशन के रूप में देगा। क्लाइव को निजी तौर पर एक जागीर भी दी गई जिसका वार्षिक आय 30,000 पाउंड था। लेकिन जो वित्तीय परेशानियां मिर्जाफर के सामने थी शुरू से ही, उसकी वजह से वह जितना भी उसने वादा किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वह देने में सक्षम नहीं था। और इसकी वजह यह भी थी कि उसकी जो शक्ति थी वह बहुत सीमित कर दी गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। वह उदाहरण के तौर पर राम सिंह जो ऑफिसर इंचार्ज मिदनापुर का था, राम नारायण जो गवर्नर बिहार का था, और राय दुर्लभ जो दीवान का ढाका था, उनके धन के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता था क्योंकि उसके हाथ क्लाइव ने बांध रखे थे। इसी प्रकार से वह किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले सकता था जब पूर्णिया और ढाका में विद्रोह हुए, क्योंकि बंगाल की सेना ने उसके ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि बंगाल की सेना को वेतन नहीं मिल रहा था। नतीजा यह हुआ कि उसे अंग्रेजों से सैन्य सहायता की जरूरत पड़ी। लेकिन जो समझौता अंग्रेजों के साथ हुआ था उसमें यह तय हुआ था, यदि अंग्रेजों ने अपनी सेना की सहायता मिर्जाफर को दी तो उसे प्रति माह 1 लाख रुपए सैनिक सहायता के लिए देना होगा। ऐसी परिस्थिति में मिर्जाफर अंग्रेजों के चंगुल से बाहर निकलने का प्रयास करने लगा। वह गुप्त रूप से उसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक समझौता किया, लेकिन क्लाइव को इसके बारे में पता चल गया और उसने डच को जदारा की लड़ाई में नवंबर 1759 में पराजित कर दिया। मिर्जाफर जब नवाब बनाया गया था तो उसे इतिहास में बंगाल के परिप्रेक्ष्य में इसे फर्स्ट रेवोल्यूशन की संज्ञा दी गई थी। 1760 में मिर्जाफर को जब डच पराजित हो गए थे तो मिर्जाफर को हटा करके मीर कासिम जो कि मिर्जाफर का दामाद था उसे बंगाल का नवाब बनाया गया। और वेनिस्टार्ट जो बंगाल का गवर्नर था उसने यह निर्णय लिया था और इसको सेकेंड रेवोल्यूशन के नाम से बंगाल के इतिहास में जाना जाता है। मीर कासिम को बंगाल का सनद इसी शर्त पर दिया गया था कि वह जितनी भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वह उसे चुकाएगा और इसके अतिरिक्त वह मिदनापुर, बर्दवान और चटगांव के जिले अंग्रेजों को सुपुर्द करेगा। मीर कासिम जब से नवाब बना तब से उसने यह प्रयास किया कि वह राजनीतिक दृष्टि से अंग्रेजों से स्वतंत्र रूप से कार्य करे, लेकिन और यही अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच टकराव का कारण बना। अंग्रेजों से दूर रहने के उद्देश्य से ही मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर कर दी थी। साथ ही साथ उसने अपनी सेना को भी मजबूत करने के लिए उसने
आर्मेनियन गुर्गिन खां को बंगाल आर्मी का सेनापति बनाया था और आर्मेनियन वाल्टर राइनहार्ड को की नियुक्ति की गई थी ताकि बंगाल के सैनिकों का भी प्रशिक्षण यूरोपीय मॉडल पर किया जा सके। एक और आर्मेनियन की नियुक्ति की गई थी जो कि आर्मेनियन बंगाल आर्मी को आर्टिलरी चलाने की ये प्रशिक्षण दे रही थी। और इन सभी से भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण कारण जो कि बंगाल के नवाब मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तनाव का कारण बना, वह था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों के द्वारा दस्तक का दुरुपयोग किया जाना और साथ ही साथ कंपनी के जो एजेंट और गुमास्ता थे उनका भी व्यवहार काफी हाई हैंडेड था, मनमाना था। इसने भी दोनों के बीच तनाव को बढ़ाया। कंपनी के एजेंट और गुमास्ता का व्यवहार इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि कभी कभी वे नवाब के अधिकारियों के साथ उनकी हाथापाई भी हो जाती थी। इस तरह के व्यवहार को मीर कासिम बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एलिस जो इंग्लिश फैक्ट्री पटना में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री का प्रमुख था, उसने एक आर्मेनियन को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने सॉल्टपीटर नवाब के व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदा था। इसी प्रकार और 1762 में मीर कासिम ने गवर्नर वैनस्टाट को एक शिकायत पत्र लिखा था जिसमें उसने कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था उसका जिक्र किया था और वह यह भी चाहता था कि बंगाल के आंतरिक व्यापार की जो स्थिति है उसको पूरी तरह से सेटल कर लिया जाए। लेकिन इस पत्र का कोई खास नतीजा नहीं निकला और बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संबंध तनावपूर्ण नहीं रहा। जब विरोध और रिक्वेस्ट दोनों ही असफल हो गया तो मीर कासिम ने ड्रास्टिक स्टेप लेते हुए बंगाल के आंतरिक व्यापार को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। अंग्रेज व्यापारी और भारतीय व्यापारी एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए थे। ऐसा कदम उसने भारतीय व्यापारियों को बर्बादी से बचाने के लिए उठाया था। ब्रिटिश व्यापारी भारतीय व्यापारियों को अंडर सेल नहीं कर सकते थे। बंगाल काउंसिल के ज्यादातर सदस्यों ने बंगाल के नवाब से यह मांग की कि वह अपने इस ऑर्डर को वापस ले लें, लेकिन मीर कासिम ने ऐसा करने से मना कर दिया और यही धीरे धीरे बैटल ऑफ बक्सर में परिणत हो गया जो कि 22 अक्टूबर 1764 में यह लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड भी मीर कासिम के साथ था, लेकिन ये तीनों ही बक्सर की लड़ाई में हार गए। बक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नहीं रह गई थी। अब वह एक फॉर्मिडेबल कॉमर्शियल रिपब्लिक का रूप धारण कर चुकी थी। बक्सर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई नहीं लड़ना था। अब वह जो भी लड़ाई लड़ती भारत में वह सभी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए लड़ाई लड़ती। मीर कासिम बक्सर की लड़ाई में पराजित होने के बाद भाग गया और 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। शाह आलम सेकंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को की, जिसके अनुसार मुगल सम्राट शाह आलम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी और इसके बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रतिवर्ष मुगल सम्राट को 26 लाख पेंशन देना निश्चित किया। शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था अब वह अंग्रेजों का मित्र बन गया, लेकिन उसकी कैपेसिटी सबऑर्डिनेट एलाई की थी। जहाँ तक बक्सर की लड़ाई का संबंध है, यह बक्सर की लड़ाई वास्तव रूप में एक लड़ाई थी जिसमें अंग्रेजों की कुल संख्या मरने वालों के तथा घायलों दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 817 थी। उसी तरह से बंगाल आर्मी जिसके साथ मुगल सम्राट शाह आलम और शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था वो भी सम्मिलित था, उनकी ओर कुल मिलाकर के 2000 अधिकारी और
सेना के लोग मारे गए थे या घायल हुए थे। यह स्पष्ट था कि यह इस लड़ाई में सफलता सुपीरियर मिलिट्री फोर्स को मिली थी कि भारत की जो राजनीतिक शक्तियां थी वह इसमें इंफीरियर थी। बक्सर की लड़ाई ने जो प्लासी में जो राजनीतिक निर्णय हुआ था उसी पर अपनी एक तरह से मुहर लगाया था। उत्तर भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाली कोई भी राजनीतिक शक्ति नहीं बची थी। बंगाल का नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी का पपेट था, जबकि अवध का नवाब शुजाउद्दौला उसका एक सबॉर्डिनेट अलाई था और मुगल एम्परर स्वयं ही एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर बन चुका था। इसके अतिरिक्त बक्सर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स लगाने का भी अधिकार प्राप्त हो गया था और इस तरह के टैक्स लगा करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने खजाने को भर सकती थी, जिसका उपयोग वह भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कर सकती थी। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार सॉल्टपीटर और वर्ल्ड क्लास टेक्सटाइल जिसका उत्पादन बंगाल में होता था उस पर एक तरह से एकाधिकार स्थापित हो गया। यहाँ पर यह एक बार फिर से बात को दोहराना आवश्यक है कि ब्रिटेन में जो एशिया से सामान जाता था उसमें से 60% सामान बंगाल के उत्पाद हुआ करते थे और इस तरह से भारत में जब बंगाल के ऊपर राजनीतिक नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापित हो गया तो इसका सीधा आर्थिक फायदा बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड को हुआ। विश्लेषण यह भी हो सकता है कि प्लासी के बाद राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हुआ था और बक्सर के बाद वह एक राजनीतिक अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो चुका था। मुगल सम्राट एक नाम मात्र का सम्राट था जिसने कि दीवानी का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दिया था और यह भी कहा जा सकता है कि इसके बाद व्यापारिक दृष्टिकोण से अब तक ब्रिटिश इंडिया कंपनी किसी अन्य राजनीतिक पावर के संरक्षण में भारत में व्यापार कर रही थी, लेकिन अब वह राजनीतिक संरक्षण समाप्त हो गया था। अब वह स्वयं के संरक्षण में भारत में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को चला सकती थी। न केवल चला सकती थी बल्कि अन्य लोग जो व्यापार इस तरह का करना चाहते थे उनके ऊपर वह अब नियंत्रण कर सकती थी। इस तरह से अब वह एक देने वाले की भूमिका में थी, न कि लेने वाले की भूमिका में थी। बक्सर की लड़ाई के बाद जो भी अधिकारी थे, उच्च अधिकारी थे, चाहे वह गवर्नर हों, सेनापति हों या काउंसिलर हों, सभी को काफी धन प्राप्त हुआ था। धन और उपहार दोनों ही प्राप्त हुए थे भारतीय राजाओं और अधिकारियों से और अब वे और यह धन और उपहार जो दिए जा रहे थे वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से किसी न किसी रूप में फेवर चाहते थे। मिल ने अनुमान लगाया है कि जो अमाउंट उच्च अधिकारियों को 1757 और 1766 के बीच मिला था उसका मूल्य करीब 6 करोड़ रुपए था और इसमें रॉबर्ट क्लाइव को जो जागीर दिया गया था जहां के जिसकी सालाना आय 30,000 पाउंड थी उसको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। क्लाइव जब 34 वर्ष की अवस्था में इंग्लैंड वापस गया था तो उसके पास 40,000 पाउंड प्रति वर्ष आए थे और इसके अतिरिक्त उसने 50,000 पाउंड अपने सगे संबंधियों के लिए भी ले गया था। लूट खसोट की प्रवृत्ति कंपनी के अधिकारियों और नौकरों के बीच भी बहुत तेजी से बढ़ी थी। कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी भी लूट में पूरी तरह से सम्मिलित थे। जो धन कमाने की जो लालसा थी वह बहुत बढ़ चढ़ करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों में बोल रही थी। जो कंपनी के प्रोप्राइटर्स थे उनमें भी वे भी ये चाहते थे कि वह अपने लोगों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत भेजें ताकि वे भी इस धन को कमा सकें। नतीजा यह हुआ कि ऑफिशियल एस्टैब्लिशमेंट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था वह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जो कंपनी के प्रोप्राइटर्स थे वे भी हायर डिविडेंड की मांग करने लगे। 1767 में यह 10% कर दिया गया था, जबकि 1771 में इसे 12%
तक करने का प्रस्ताव दिया गया था। इस तरह से सभी लोग भारत के, चाहे ऊपर से लेकर के नीचे, ब्रिटेन के सभी लोग, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के विशेषकर, वे इस लूट खसोट में सम्मिलित थे। लेकिन इसमें जो विचित्र जो स्थिति थी उसमें यह था कि कंपनी के सर्वेंट तो इसमें अमीर हो रहे थे, लेकिन कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फाइनेंशियल स्थिति थी, वित्तीय स्थिति थी, वह अच्छी नहीं। कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास करीब 60 लाख पाउंड का कर्ज था। इसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह प्रॉमिस किया था कि वह प्रति वर्ष 4 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार को देगी। इसके अलावा उसे सब्सिडी के रूप में मुगल सम्राट को धन देना था, बंगाल के नवाब को देना था और कुछ भारतीय राजाओं को करीब 10 लाख पाउंड प्रति वर्ष देना था। इसके अतिरिक्त उसे 30,000 सैनिकों को भी मेंटेन करना था। और यह वित्तीय भार जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संस्था के ऊपर था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कार्य कर रहे थे उन लोगों ने लूट खसोट करके अपने निजी संसाधन को बनाया था, लेकिन कंपनी को इसका कोई लाभ नहीं मिला था। नतीजा यह हुआ कि कंपनी की वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे अपना पेमेंट करने की देनदारी थी, उसको उसे पोस्टपोन करना पड़ा और उसे कर्ज लेने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। इस तरह से हम देखते हैं कि प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद भारत में राजनीतिक सत्ता पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को न केवल हस्तांतरित हो गई थी, बल्कि उसके पूरे नियंत्रण में थी। और इसका फायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के आर्थिक शोषण में पूरी तरह से लगाया। और इसकी प्रमुख वजह यह थी कि भारत में वे लोग परपीचुअल फॉरेनर रहे, सदा अपनी स्थिति विदेशी की ही बनाकर रखी। वे कभी अपने आप को भारत से आइडेंटिफाई नहीं किया। और जैसा कि सलमान आक्रमणकारी, चाहे वह दिल्ली सल्तनत के समय हो या मुगल साम्राज्य के समय हो, वे लोग भारत से अपने आप को उन्होंने जोड़ लिया था। भारत के साथ वे अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे थे। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि भारत का आर्थिक शोषण लगातार आ रहा और यह प्रक्रिया, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ तब तक यह प्रक्रिया चलती ही रही थी। प्लासी और बक्सर ने इसमें एक फाउंडेशन रखने का काम किया था, इसलिए इसका महत्व भारत के इतिहास में बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करूँगा और आपसे एक बार पुनः अनुरोध करूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपना कमेंट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।